हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? और देखिए, हम लोग को जो जीव विज्ञान चल रहा था चैप्टर जैव प्रक्रम, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रकाश संश्लेषण और स्वपोषी पोषण के बारे में बात किया था। तो आज प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमने आपको बताया था कि पौधे जो पौधे हैं पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जो पादप होते हैं पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। लेकिन अब बात ये होती है कि पत्ती कितने प्रकार की होती है, पत्तियों में कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। आपने देखा पत्तियां तो ऐसे होती हैं और ऐसे भी होती हैं। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। अब इस पत्तियों में कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हो, इसमें किस जगह पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, वही हम आपको आज बताएंगे लेक्चर में। और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। और ये पत्तियों के अंदर की संरचना है, जिससे स्टोमेटा क्लोज और बंद, इसे हम समझाएंगे। तो हम लोग पहले पत्तियों के बारे में बात करते हैं। पत्ती हम लोग जो जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं पत्तियों को, वो मुख्य रूप से अभी दो भागों में से डिवाइड किया गया है। एक है सिंपल लीफ और एक है कॉम्प्लेक्स लीफ। एक होता है सिंपल लीफ और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स लीफ। अब हमें ये जानकारी लेना है कि सिंपल लीफ किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स लीफ किसे कहते हैं। और इसे कहते हैं सरल पत्ती हिंदी में। सरल पत्ती। और ये जो दूसरा है, इसे हम लोग कहते हैं संयोग पत्ती। पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक सिंपल लीफ और दूसरा कॉम्प्लेक्स लीफ। सिंपल लीफ का जो मीनिंग है वो सरल पत्ती, और कॉम्प्लेक्स लीफ का जो मीनिंग है संयोग पत्ती। अब हमें ये जानकारी लेना है कि सिंपल लीफ किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स लीफ किसे कहते हैं। अर्थात सिंपल लीफ किस में पाया जाता है, किस पौधे में पाया जाता है, और कॉम्प्लेक्स लीफ किस पादप में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले सिंपल लीफ की बात करते हैं। सरल पत्ती। सिंपल लीफ अर्थात सरल पत्ती वह पत्ती होती है जिस पत्ती के पर्णफलक में, अर्थात जो पत्ती जैसे आप लोग देख सकते हैं ऐसे होता है सिंपल लीफ। जिस पत्ती के जो ये भाग है, बाहरी भाग, इसमें कुछ कटा ना हो। इसमें जो इसका डायग्राम है ये प्लेन होना चाहिए और ये कटा ना हो। जिस पत्ती में ये भाग कटा ना हो, इस तरह से हो, उसे सिंपल लीफ कहते हैं। और यह लीफ पाया जाता है बरगद में। बरगद में पाया जाता है, और इसका एक उदाहरण है बरगद और दूसरा उदाहरण है आम और तीसरा उदाहरण है पीपल। अब आप लोग पत्तियों के बारे में समझे कि सरल पत्ती वह पत्ती होती है जिसका बाहरी भाग कटा ना हो, अर्थात डॉट की तरह स्ट्रक्चर ना हो इसका, और इसका जो ये बाहरी भाग है ये समतल होता है। बाहरी वाला भाग जो है ये समतल होता है। यह पत्ती बरगद में पाया जाता है, आम में पाया जाता है और पीपल में पाया जाता है। अगर आपको परिभाषा लिखने को कहे एग्जाम में, सरल पत्ती किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स लीफ किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखेंगे सरल पत्ती वह पत्ती होती है जिसके बाहरी भाग कटा ना हो, अर्थात समतल हो। जिसका बाहरी भाग समतल हो उसे सरल पत्ती कहते हैं। इसका जो उदाहरण है बरगद है, आम है और पीपल है।
ये इस स्ट्रक्चर पे अभी आप लोग ध्यान ना दें, इधर ये पत्तियों के अंदर की संरचना है, अभी इसे हम बताएंगे। पत्तियों में जो होता है इसे कहते हैं वृंत, जो पेड़ की शाखाओं से लगा होता है इसे कहते हैं हम वृंत। इसे भी अभी इरेज करते हैं, इसे कहते हैं वृंत। और ये जो है जो बीच में गया है इसे कहते हैं मध्य सिराएं। मध्य सिराएं। और ये जो निकला है इसे कहते हैं सिराएं। इसे कहते हैं मध्य सिराएं, इसे कहते हैं सिरा, और सिरा नहीं, हाँ सिरा हो सकता है, सिराएं, मध्य सिराएं, वृंत और सिराएं। तो आप लोगों ने समझा मध्य सिराएं, सिराएं, वृंत, और इस भाग को, इस भाग से यहां से आपको जाना है यहां तक, जहां से वृंत से निकली हुई है इसे कहते हैं पर्णफलक, और इसे कहते हैं तना। आप अभी समझे हैं सरल पत्ती के बारे में। जो सरल पत्ती वह पत्ती होती है जिसके बाहरी भाग समतल हो, उसे सरल पत्ती कहते हैं। इसके जो ये भाग है इसे कहते हैं सिरा, मध्य सिरा कहते हैं, और ये मध्य सिरा से निकली हुई जो ये भाग होती है इसे कहते हैं सिराएं, और जो बाहरी भाग होता है इसे कहते हैं हम लोग बाहर, अर्थात बाहरी संरचना कह सकते हैं इसे। और ये जो यहाँ से निकला होता है तना से इसे कहते हैं वृंत, और ये होता है तना। और ये पत्ती आपको अभी एग्जाम्पल बताए थे, बरगद में पाया जाता है और पीपल में, आदि में, पीपल आदि में ये सरल पत्ती पाया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको सरल पत्ती के बारे में जानकारी हो गई है। तो अब हम सेकंड जो लीफ है उसकी बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स लीफ की बात करते हैं। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, जगह ना होने के कारण इरेज करना पड़ रहा है इसे। जो हमारा सेकंड लीफ है वो है संयोग पत्ती। कॉम्प्लेक्स लीफ। संयोग पत्ती उस पत्ती को कहते हैं जिसका बाहरी भाग कटा हुआ हो, जैसे बाहरी भाग ऐसे हो। आप ये देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम पूरा लीफ ही बना देते हैं, उसके बाद इसका डिफिनीशन हम बता रहे हैं अभी। ऐसे हम तना बना दे रहे हैं इसका, और ये जो हमारा वृंत है, आप लोग इसके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहां से निकली हुई है, इसके निकले हुए, इसे कहते हैं हम लोग बाहरी भाग। जो बाहरी आवरण है यह कांटे की समान, देखिए जिसे पत्ती कटी हुई नजर आ रही है और कांटे के समान बाहरी निकला हुआ बाहर, इसे कहते हैं हम लोग संयोग पत्ती। वह पत्ती जिसका आकार बाहर की तरफ कांटे की संरचना से निकली हुई है उसे कहते हैं संयोग पत्ती। इसकी बाहरी संरचना देखिए कटी हुई है, बीच से कटी हुई है, और जो सिंपल लीफ थी उसकी संरचना जो वो प्लेन थी बाहर से। तो आप लोग इसे आराम से ध्यान रख सकते हैं। जो इसका उदाहरण है, ये तना वाला भाग है, यहाँ से पत्ती निकली हुई है, इसका उदाहरण नीम हो गया, और जो दूसरा उदाहरण है, इसका एक उदाहरण हो गया नीम, और ये जो दूसरा उदाहरण है आप लोग के सामने, दूसरा उदाहरण है गुलाब। गुलाब की पत्ती आप लोग लीजिएगा और उसका जो बाहरी भाग है इसे देखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं मध्य सिरा।
इसे हम लोग कहते हैं सिरा। ये जो पत्ती का डायग्राम है आपको टेलीग्राम चैनल पर या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ मिलेगा, उसके पत्ती के सरल संयोग पत्ती और सरल पत्ती की जो डायग्राम है इसके पीडीएफ में दे दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें उदाहरण भी दिया गया है, नीम, गुलाब आदि। आप लोगों ने अभी पत्तियों के बारे में समझा। सिंपल लीफ, कॉम्प्लेक्स लीफ। सिंपल लीफ वह लीफ होती है जिसका जो बाहरी भाग है वो प्लेन हो, उसे सिंपल लीफ कहते हैं। जो इसका उदाहरण है सिंपल लीफ का वो है आपका आम, और अभी हमने आपको बताया। फिर उसके बाद संयोग पत्ती। संयोग पत्ती वह पत्ती होती है जिसका बाहरी आवरण है कांटे की तरह बाहर की ओर निकला होता है, उसे हम लोग संयोग पत्ती कहते हैं। जो इसका उदाहरण है नीम, गुलाब आदि। और जो सिंपल लीफ का उदाहरण है केला जैसे हो गया, अमरूद जैसे हो गया, और हमने आपको बताया सिंपल लीफ के उदाहरण जो आप लोग उसे याद कर सकते हैं। और संयोग पत्ती भी हमने आपको बता दिया है। यदि कोई डाउट आपको आती है संयोग पत्ती या सिंपल लीफ में तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका जो वीडियो है फिर से बना दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, देखने में तो बहुत खतरनाक है, यदि आप समझ जाएंगे तो वैसा कोई खतरनाक वाली बात नहीं है, आप लोग समझ ले जाएंगे अगर आप सही से समझेंगे तो चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टोमा। आपने अभी तक प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर में यह बात किया कि प्रत्येक हरा पादप, हम एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। समझ लीजिए पादप है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ये पत्ती है ये कौन सी पत्ती है, और इसके अंतर्गत जो हमने आपको बताया सिरा, मध्य सिरा, वृंत, पर्णवृंत, तना। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्योंकि लिखने से आपको याद जल्दी होगा। ये जो पत्ती है आपने ये सुना है कि ये जड़ मृदा से ये लेते हैं H2 और वातावरण से लेते हैं CO2। प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के साथ भोजन का निर्माण करता है। भोजन में क्या बनाता है? स्टार्च, ग्लूकोज, अन्य जो हम लोग ग्रहण करते हैं पादप के द्वारा, और उसे हम आगे बताएंगे कैसे ये देते हैं अपना जो भोजन बनाते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, फिर उपयोग के बाद मनुष्य को कैसे लाभ होता है वो हम आपको बताएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में आपने बात किया, तो प्रकाश संश्लेषण में आपने बात किया कि ये जो पादप होते हैं CO2, H2O और प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल के साथ अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे वो अपने जीवन चक्र को चलाते हैं। अब यदि हम बात करें कि ये जो पादप होते हैं, पादप की जो पत्तियां होती है प्रकाश को कैसे लेती हैं, CO2 कैसे लेती हैं, ग्रहण कैसे करती हैं, और ये कैसे जो इनके अंदर आपने देखा कि O2 जो है ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन को, कैसे छोड़ते हैं? तो ये पत्तियों के पत्तियों के अंदर की संरचना है, जो इस पत्ती को यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से भी नजर आएगा। ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। तो अब हम बात करेंगे पहले ओपन स्टोमा की और क्लोज स्टोमा। तो पहले हम बात करते हैं ओपन स्टोमा की। पत्तियों की अगर हम बात करें कि पत्तियों के अंदर ऐसी संरचना होती है, जो ये ऊपर का भाग दिख रहा है, ऊपर का, देखिए मार्कर डिफरेंट ले लेते हैं कलर।
हम बात करें इस ओपन स्टोमा की, तो जो ये बाहर की तरफ आपको संरचना दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, सहायक कोशिका के अंदर जो भाग होता है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं रक्षक कोशिका, गार्ड सेल। इसे हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। बाहर वाले भाग जो ये भाग निकला हुआ है, इसे कहते हैं सहायक कोशिका। ये अंदर वाला भाग जो है, इसे कहते हैं रक्षक कोशिका। और इसमें देखिए एक जो रक्षक कोशिका के, उसके बाद देखिए ये एक संरचना है रक्षक कोशिका, जो प्लांट्स के पत्तियों के बीच में रक्षा करता है। जो पत्तियों के ऊपर ये लगा है, ये पत्तियों को मतलब रक्षा करता है, एक प्रकार से इन्हें बिखराव होने से बचाता है। अब ये देखिए पत्तियों के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस। हम कहीं ना, ये देखिए ये भी न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है। पत्तियों के अंतर्गत एक केंद्रक पाया जाता है जो रक्षक कोशिका और सहायक कोशिका से घिरा हुआ होता है। इसके अंदर एक वैक्यूल पाया जाता है। अब आप लोग बात करेंगे कि वैक्यूल क्या है। हमने तो वैक्यूल के बारे में नहीं जाना। यदि आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे तो आपको वैक्यूल के बारे में पता होगा। तो चलिए पहले हम आपको वैक्यूल के बारे में बता देते हैं कि वैक्यूल है क्या, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे आगे। तो चलिए पहले हम आपको वैक्यूल को बताते हैं। तो हम लोग वैक्यूल के बारे में बात कर रहे थे। तो वैक्यूल का जो अर्थ होता है रिक्तिका। अब रिक्तिका का क्या काम है, वो भी पत्ती में। रिक्तिका का जो काम है, ये पत्तियों में जल, इसमें जो पदार्थ होता है, द्रव्य को ये संचित किए रहता है। अगर इसमें द्रव्य ना हो तो हमने पहले आपको बताया कि रिक्तिका का जो कार्य होता है, ये द्रव्य को संचित किए रहता है। अर्थात जो पत्तियों में द्रव्य होता है वो रिक्तिका में ही उपस्थित होता है। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं रिक्तिका की। तो आप लोग अभी इतना ध्यान दीजिए कि रिक्तिका के अंदर द्रव्य भरा होता है। जो रिक्तिका होती है उसके अंतर्गत द्रव्य भरा होता है। इसी रिक्तिका के द्वारा ये ओपन स्टोमा और ये क्लोज स्टोमा जो खुलती बंद होती है, ये रिक्तिका के द्वारा। तो पहले हम बात कर रहे हैं इसकी। और ये जो आपको देख रहे हैं समस्त भाग, ये पर्णहरिम है। पर्णहरिम प्रकाश की किरणों को जो अवशोषित करता है, ये जितना भाग है प्रकाश किरणों को अवशोषित कर रहा है। इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र में पाए जाते हैं। कहीं कहीं अगर आप जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो आपको नजर आएगा। अभी ये हम लोग अपने हाथ से डायग्राम बनाए हैं, तो कुछ हम लोग उतना बड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें सब दोनों समझाना पड़ता है। तो जो ये भाग होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अहम भूमिका निभाता है। प्रकाश की किरणों को ये अवशोषित करता है। आप लोग अभी पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब होगी जब तक सूर्य के द्वारा प्रकाश हमें नहीं, पादप को नहीं मिलेगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब तक नहीं होगी जब तक पादप प्रकाश को अवशोषित न करे। अब ये देखिए, हमने आपको बताया कि ये जो पाया जाता है हरित लवक, यहाँ पे देखिए ये हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पादप के अंदर जो भी हरा, जैसे एक प्लांट है, इसमें जहां जहां भी आपको हरा दिखेगा, हरा जैसे पत्ती आपकी होती है हरी, किसके कारण? हरित लवक के कारण। पादप में जिस स्थान पर आपको ग्रीन या हरा रंग दिखेगा वो किसके कारण? हरित लवक के कारण होता है। तो हमने बात किया सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये जो बाहर की ये कोशिका भित्ति आपकी कहलाती है। एकदम जस्ट यहाँ पे क्या लिखा है? रक्षक कोशिका। सहायक कोशिका, रक्षक कोशिका के जस्ट नीचे सेल वॉल होता है, अर्थात कोशिका भित्ति। सेल वॉल होता है, ये रक्षक कोशिका के आसपास सेल वॉल होता है और यह भी इस पत्ती को सहायता प्रदान करता है और इसे टूटने से बचाता है, विखंडित होने से बचाता है। तो हमने बात की सेल वॉल, न्यूक्लियस होता है केंद्रक, जिसमें तमाम प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। और सहायक कोशिका की बात किया, रक्षक कोशिका की बात की। अब बचता है स्टोमा। ये स्टोमा क्यों बंद होता है?
अभी तो देखिए खुला है, और इसमें देखिए क्लोज है स्टोमा, ये देखिए क्लोज है। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि पत्ती तो इसका काम प्रकाश संश्लेषण में ही है, तो इससे क्या मतलब है इसका स्टोमा ओपन स्टोमा क्लोज स्टोमा क्यों है? इसका तो सिर्फ कारण है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, पादप को भोजन बनाना। इसमें इसका क्या भूमिका है? और हम आपको बता दें कि जब तक स्टोमा ओपन स्टोमा क्लोज स्टोमा की प्रक्रिया नहीं होगी, पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में असमर्थ हो सकता है। कैसे? ये जो वैक्यूल होता है इसका जल का अभी देखिए वैक्यूल कैसे है, बड़ा है, और यहाँ पे देखिए वैक्यूल पतला है। क्यों? अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, जिससे हम लोग की भी ये जानकारी होती रहेगी कि हम लोग का वीडियो जो जाता है तमाम बच्चों के साथ, या कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो हम भी हैं, जो जिस बच्चे को ये समझ में आ गया है या विद्यालय में पढ़ाया गया है, चाहे जहाँ आपने यदि आपने सीखा है तो आप अपने ज्ञान को कमेंट बॉक्स में या अपने कॉपी में जरूर लिखिए, तभी आपको कंठस्थ हो पाएगा। वरना एग्जाम में बैठने के बाद ऐसी हड़बड़ाहट आ जाती है कि लोग जो परिभाषा जानते रहते हैं वो भी गलत कर देते हैं, जो उनको पता रहता है वो भी गलत कर देते हैं। तो हम बात करते हैं वैक्यूल को, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। वैक्यूल में जल का संचयन होता है प्रकाश की उपस्थिति में। जब पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कर लेता है तो जो जिसे जल है, अब ये मान लीजिए पृथ्वी से अत्यधिक मात्रा में जल ले लिया, तो क्या ये अपने पास रखेगा? यदि इसके पास अधिक मात्रा में जल हो जाएगा तो उसको एक प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन, जिसमें जल को प्लांट्स के द्वारा छोड़ा जाता है। यह हम आपको बताएंगे अगले चैप्टर में, शायद परिवहन चैप्टर है क्या, उसमें हम आपको बताएंगे इसे। तो इसमें जब जल भरा रहता है, जब इसमें जल का संचयन अधिक मात्रा में हो जाता है, वैक्यूल में जब जल का संचयन अधिक मात्रा में हो जाता है तो यह जल को वाष्पोत्सर्जन करने के लिए यह जल को पृथ्वी में वातावरण में छोड़ देगा। अभी देखिए इसके पास भरपूर मात्रा में जल है, यदि यह स्टोमेटर बंद और खुलेगा तभी जब वाष्पोत्सर्जन अर्थात जल जो वैक्यूल में है यह जब निकलेगा। जब इसके पास अत्यधिक मात्रा में जल हो जाता है तो यह फूल जाता है, मतलब जब जल का संचयन हो जाता है। अब किसी भी जैसे पाइप ले लीजिए, अभी आप दाब देंगे पाइप को तो वो दब जाएगा। यदि उसमें जल है तो आपको दाबने में या उसे जो उसका जल है उसका आयतन घटाने में आपको बहुत अधिक मेहनत लगेगी। तो जब इसके पास जल का अधिक मात्रा में हो जाता है तो ये फूल जाता है, और जब प्रकाश की किरण आती है तो जब ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है, जब इसमें से जल निकल जाता है, जब इसमें से जल वाष्पोत्सर्जित हो जाता है तो वैक्यूल का आकार इस तरह हो जाता है। पहले इसमें जल का संचयन हुआ है, इस प्रकार इसकी जो आकार है वो मोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन जब जल का वाष्पोत्सर्जन हो जा रहा है तो इसकी जो संरचना है वो न्यूनतम आकार ग्रहण कर ले रहा है, जिसे क्लोज स्टोमा और ओपन स्टोमा का नाम दिया गया। इसका जो मुख्य पॉइंट है क्लोज स्टोमा और ओपन स्टोमा में वह है वैक्यूल का। यदि ये वैक्यूल के पास जल नहीं होगा, जल का संचयन नहीं होगा तो वह फूलेगा नहीं। यदि वह फूलेगा नहीं तो इसमें स्टोमा का जो आकार है, ये स्टोमा कहते हैं, तो ये स्टोमा नहीं बढ़ेगा। जब प्रकाश की किरण आती है तो स्टोमा अपने न्यूनतम आकार को ग्रहण करने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है, जिससे पत्तियों के द्वारा जो अधिक मात्रा में जल आया रहता है, जो जैसे जल रहता है इसे ऑक्सीजन भी छोड़ता है, जो अधिक मात्रा में जल रहता है वो वाष्पोत्सर्जित हो जाता है और न्यूनतम आकार ग्रहण कर लेता है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ये जो आपका था पत्ती के बारे में, ये आपका पत्ती का जो टॉपिक था ये समाप्त होता है, और आगे की लेक्चर में हम बात करेंगे विषम पोषी पोषण, और पूरे मेहनत के साथ विषम पोषी पोषण को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। यदि हम समझे रहेंगे, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हमें परिभाषा खुद से बना सकते हैं।
यदि हम इसे नहीं समझे रहेंगे तो ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जो इसका टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में इसका PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग पत्तियों के बारे में गहराई से उसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।